Okay, so let's start our class now. Good evening, everyone. Let's pick up from where we have left. YDSC को एक बार फिर से पढ़ते हैं. YDSC या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और हमने उसमें समझा था कि कैसे थॉमस यंग जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितना बड़ा चेंज लाया, है ना. कितनी बड़ी बात उन्होंने डिस्कवर करी बेसिकली हमारे लिए, जिससे कि सब कुछ बदल गया. बदल कैसे गया उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो कि आपको विजिबल है क्या. सर विजिबल है. सर विजिबल है. ठीक है, अब इधर ध्यान दे लो यार, बातें हो गई है काफी ज्यादा, है ना, फन भी हो गया है, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं, है ना, सब लोग इधर फोकस करेंगे. तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि कैसे हमने लाइट को अभी तक एक पार्टिकल के रूप में देखा था, है ना, पार्टिकल समझते थे हम उसको. न्यूटन ने भी यही बोला, और जब न्यूटन ने बोला तो पूरी दुनिया ने सुना कि भाई कॉर्पसल्स हैं, है ना, टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. फिर हमने जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमको रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है. जो लाइट है वो वेव की तरह प्रोपोगेट करती है. और थॉमस यंग 1802 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम का, है ना, YDSC. और उसने बहुत सारे नए नए डिस्कवरीज इन्वेंशंस के गेट खोल दिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में सफिशिएंट था बताने के लिए कि कैसे लाइट जो है वो पार्टिकल हो ही नहीं सकती, या पार्टिकल की तरह बिहेव कर ही नहीं सकती पूरे टाइम. अगर उसने ऐसा किया तो वो जो फिनोमिनाज हम देख पा रहे थे, स्टडी कर पा रहे थे, वैसा हो नहीं पाएगा. जिसमें कि सबसे बड़ा फिनोमिना क्या था, इंटरफेरेंस का फिनोमिना. एक बार मैं इंटरफेरेंस रिवाइज कराते हुए YDSC पे चलता हूँ, इसको देख लो एक बार. इंटरफेरेंस क्या था बच्चों? हमने बात करी थी कि कोई भी दो वेव्स हैं, उनका सुपर पोजिशन कैसे होता है. यानी कि अगर एक वेव ऐसा आ रही है और एक वेव ऐसा आ रही है, तो अगर वो किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट पे उसका क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशन हो जाएगा. सुपर पोजिशन हो जाएगा मतलब हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. उसके एट्रीब्यूट्स कुछ कॉमनली या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, है ना. जैसे कि सबसे कॉमन हमने एट्रीब्यूट का क्या बात किया था, एम्पलीट्यूड का. एम्पलीट्यूड के बारे में बात करी थी, याद है कि एम्पलीट्यूड में या तो क्या आ रहा था, या तो बढ़ रहा था वो या कम हो रहा था, है ना. एक वेव है, उसका कुछ पाथ है, उसका कुछ एम्पलीट्यूड है. जिसके जैसे कि हम अगर उसकी इक्वेशन लिखना चाहें उस डिस्टर्बेंस की, तो हम क्या लिखेंगे, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन. थीटा वन उसका प्रोजेक्शन हो गया, के एक्स वन हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट की कितना ज्यादा वो कौन सा पाथ ले रही है. ओमेगा टी, ओमेगा आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो और ए वन उसका एम्पलीट्यूड हो गया. तो जब हमने ऐसी एक और वेव एक दूसरे सोर्स से प्रोजेक्ट करी, और जब ये दोनों वेव्स मिली किसी पॉइंट पी पे, तो हमने उस पॉइंट पी को स्टडी किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ पे जो है सुपरपोजिशन हुआ है वेव्स का, और उस जगह पे फेज में डिफरेंस आ गया दोनों के. अब फेज क्या होता है ये बात कर चुके हैं हम पहले भी, है ना. ये जो एंगल होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, है ना. Yes, अच्छा, ये फेज में डिफरेंस आ क्यों रहा था? ये फेज में डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि फेज जो होता है वो पाथ कंप्राइज करते हुए चलता है. यानी कि पाथ का एक तरह से कंप्राइज होता है, कंप्राइजिंग, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ पाथ, है ना, पाथ डिफरेंस. तो पाथ में अगर डिफरेंस आएगा तो फेज में भी डिफरेंस आएगा, है ना. जब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और दोनों के रास्तों के बीच में कुछ डिफरेंस है ना, अंतर है, सेम रास्ते पे नहीं चल रहे हैं वो दोनों, है ना, उनके बीच का जो फेज पाथ डिफरेंस है वो जीरो अगर नहीं है, तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उनके फेज में भी डिफरेंस आना चाहिए, है ना. और फेज हमें बताता क्या है, ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं. क्या बताता है ये, पोजीशन ऑफ अ वेव, है ना. किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हो, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप निकालना चाहते हो किसी वेव फॉर्म में, तो पोजीशन ऑफ वेव बताता है आपको, है ना. कितना उसका कहाँ पे है, कितना है ना, वेव का सारा मतलब पूरा बेसिकली एट्रीब्यूट बता देता है आपको. तो फेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात हमें समझ में आई. और वो फेज डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ डिफरेंस पे. कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इधर से चला तो मेरा पाथ कुछ और होगा, और अगर मैं यहां से आ रहा हूँ इसी पॉइंट पे तो मेरा पाथ कुछ और है. इन दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस है. तो जब ये दोनों वेव सुपर पोज होंगी, अच्छा सुपर पोजिशन कैसे करते हैं हम, y1 और y2 दो वेव्स थी, जब उनका सुपर पोजिशन हुआ तो समेशन या रिजल्टेंट क्या आया, y1 प्लस y2. ये याद है सबको कैसे सुपरपोजिशन किया जाता था, yes sir. है ना. y1 प्लस y2 ऐड कर देते थे हम उनको, ठीक है. तो यहाँ पे फिर हमने ऐड किया और फिर हमने देखा कि इनके फेज में कुछ तो डिफरेंस आया है भाई. भाई फेज का डिफरेंस हम निकालना चाहते थे तो हमने निकाल दिया भाई. दो साइनसोइडल वेव है, उनका एंगल है, उनमें
जो फेज है मतलब बेसिकली उनका, उनमें हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया एक से दूसरा, माइनस कर दिया, डिफरेंस निकल जाएगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू। जब इसका पूरा हमने ऑपरेशन किया तो कुछ हमने कैलकुलेशन करी, तो हमको रियलाइज हुआ कि अगर हम फेज डिफरेंस के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, सॉरी पाथ डिफरेंस के टर्म्स में फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, कीपिंग द एंगल थीटा जीरो मतलब कांस्टेंट, तो आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। और k एक कांस्टेंट होता है जिसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि वैल्यू रखता है 2 पाई अपॉन लैम्डा की, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा ये फेज में कितना डिफरेंस आएगा, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो वेवलेंथ है, जो वेव चल रही है ना उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का वैल्यू क्या है। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हमने ये डिफाइन कर दिया था पहले। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में, बोलो बेटा, यस है ना। आगे हमने क्या बात किया कि भाई इंटरफेरेंस हो तो रहे हैं, ठीक है, आपने बता दिया सर कि दो वेव है मिल रही है, आगे इंटरफेरेंस हो रहे हैं, इनमें सुपरपोजिशन हो गया बेसिकली, मिलके वो या तो बढ़ जाएगी, या तो उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाएंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी। और आपने हमें बताया था कि दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एग्जैक्टली हो कैसे रहे हैं, ये समझ में आया था लास्ट क्लास में। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई क्यों आ रहा था, ये समझ में आया था लास्ट क्लास में। हाँ या ना बोलो बिंदास, अगर आया था तो हाँ बोलो, नहीं आया था तो ना बोलो, चुप रहने का मतलब नहीं है। सर अरे एकदम एक, वैसे नो एक, सर बता एक दो बात सर। बताओ, एक बात बताओ तुम लोग मुझे, जब तुमको बात करनी होती है, फन करना होता है, तब तो तुम बड़े आवाज निकालते हो, है ना, रिएक्शंस भी देते हो। अभी जब मैं पूछता हूँ तुमसे काम की बातें, पढ़ाई की बातें, जिसके लिए तुम एक्चुअली यहाँ पे आए हो, तो तुमसे थम्स अप थम्स डाउन भी नहीं होता है क्या? इसमें मेहनत लगती है क्या रिएक्ट करने में? रिएक्ट नो करने में सर तो मेहनत नहीं लगनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस जब होती हैं तो उसमें तो फिर आप टीचर आपसे जो भी पूछते हो सब कितना कुछ बताना पड़ता है, क्लास से बाहर भी निकलना पड़ता है, ह्यूमिलिएट भी होना पड़ता है ना, कभी कभी तो डांट भी पड़ती है, हम लोगों के टाइम पे मार भी पड़ती थी। तुम लोग से तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है यार। द मैक्स आई एम आस्किंग इज फॉर अ रिएक्शन। अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है, उसको थम्स अप दे दो, नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। या फिर आप यही चाहते हो कि मैं एक बार कंप्लीट कर दूं इसको पूरा और तुम्हारे ऊपर से चला जाए, ये चाहते हो? बिकॉज आई कैन डू दैट। नो सर। Then नो start सर giving reactions. Okay. Write it in a chat, unmute yourself और give a reaction, but let me know कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये डेल्टा फाई 2n पाई पे कंस्ट्रक्टिव और 2n प्लस 1 पाई पे डिस्ट्रक्टिव कैसे आया था, ये समझ में आया था या नहीं आया था? नो ठीक है, अगर ठीक है, कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ना बोल रहे हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी हेजिटेट कर रहे हो। एक बात बताओ, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था एम्पलीट्यूड का या इंटेंसिटी का, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये मुझे बता दो। अब ये फॉर्मूला तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। अरे क्या पढ़ा था, भूल गए? फॉर्मूला भी नहीं याद किया, ये तो अब ये फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना बेटा, इतना कुछ समझाना है मुझे आगे। अब तुम ये फॉर्मूला भी अगर याद करके नहीं बैठे हो तो फिर कितनी दिक्कत आएगी। अरे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता था, मैं लिख देता हूँ यार, इतना टाइम इवन लगाओ। इंटेंसिटी अभी मैं लिखूंगा ना तो सब एक साथ बोलोगे कि भाई हाँ सर ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा है, यस सर। मना कर दो नहीं यस पढ़ा, सर, पढ़ा पढ़ा सर। है ना। और आई आर कैसे यस सर निकालते थे, आई आर कैसे निकालते थे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव, ये दोनों फॉर्मूले याद है, निकाले थे लास्ट टाइम। आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, जो रिलेशन होता है इसके बीच में, उससे निकलते हैं ये। ठीक है, और दो वेक्टर हैं, उन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उससे ये फॉर्मूला आता है। अगर एक आपका ए I1 है और एक वेक्टर आपका I2 है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला यही होता है वेक्टर का। अरे बात समझ में आ रही है, उससे निकाला है मैंने ये। अब ये तो बोल दो कि ये पढ़ा हुआ है, रिजल्ट ये वेक्टर का यस सर। रिजल्टेंट सर कैसे यस निकालते सर हैं, है ना, उससे यस सर। निकाला था। अब इसमें काम की बात करते हैं। कॉस फाई का टर्म दिख रहा है एक, यस सर तुम्हें नहीं लगता यस कि सर। तुम्हें नहीं लगता कि ये रिजल्टेंट जो भी आने वाला है,
इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, ये केवल cos फाई पर डिपेंड करेगा, क्योंकि I1 और I2 तो सेम है, I1 I2 तो सेम है। Yes, sir. तुम बदल क्या सकते हो, फेज डिफरेंस ही तो बदल सकते हो तुम, है ना, फेज। Yes, तो sir. तुम cos फाई की वैल्यू पे फोकस करो। cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90। Sir 90 पे. क्या बात कर रहे हो यार, साइन थीटा नहीं है ये, cos थीटा है। cos फाई की वैल्यू Sir, मैक्सिमम जीरो जीरो कितनी सर, होती है, जीरो। मुझे बता दो। 0 पे. 0 डिग्री पे है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है cos थीटा की बच्चों? 1। Sir 1 1. 1 आ सकता है सर। +1, क्योंकि -1 भी आती है, और -1 मैक्सिमम नहीं होगी, -1 क्या होगी, मिनिमम, राइट। Minimum. मिनिमम। अरे -1 से +1 जाता है ना साइन थीटा और cos थीटा, ये तो पता है ना, Yes, sir. है ना। तो cos थीटा की वैल्यू +1 कब आती है? 0 पे। Sir 0. पाई इक्वल्स टू 0 पे। और क्या 2 पाई पे भी आती है? यस सर। नहीं पढ़ा ना cos थीटा का ग्राफ? ये देखो बना रहा हूं तुम्हारे लिए, याद रखना आपसे, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है cos थीटा का। ये I+1 वैल्यू π/2 पे, cos π/2 cos 90 कितना होता है, 0 हो जाता है ना, ये देखो 0 हो गया यहाँ पे। Yes, sir. और cos पाई पे ये कितना हो गया, कितना हो गया, -1, है ना। 3π/2 पे फिर से 0 हो गया, और पाई पे ये पाई 2 पाई पे, सॉरी 2 पाई पे फिर से क्या हो गया, ये +1 +1. मैक्सिमम हो गया। तो ये 2 पाई 4 पाई ऐसे चलता जाएगा आगे, 0 2 पाई 4 पाई, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम आती जाएगी ना इन सब वैल्यूज पे, एंगल की इन Yes, सब वैल्यूज पे, है ना। तो cos फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो गई तो समझो ना यार, तुम्हारा जो रिजल्टेंट है वो भी तो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। Yes, तो sir. cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, कि डेल्टा फाई तुम्हारा पाई का इवन मल्टीपल है। अरे देखो ना, प्रूव हो गया। डेल्टा फाई की वैल्यू अगर 2n पाई होगी, डेल्टा फाई या फाई इन दोनों में से, मतलब दोनों बोल सकते हो आप, तो इनकी वैल्यू अगर 2n पाई के मल्टीपल में होगी, 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल, जैसे कि अगर आप 2n पाई में n इक्वल्स टू 0 रखो, कितना आ रहा है बताओ मुझे? 0। 0। फाई 0 यानी cos फाई 1 + 1। 1, दैट इज मैक्सिमम। 2n पाई में n की जगह 1 रखो, कितना आ रहा है? 2 पाई 2 पाई। 2 पाई यानी अगेन cos फाई +1। + 1। +1. 2n पाई में n की जगह 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, ऐसे चलता जाएगा पूरा गेम। तो बात समझ में आ रही है कि 2n पाई कैसे Yes, कंस्ट्रक्टिव sir. इंटरफेरेंस दे रहा है? आप समझ में आ रही है बात, है ना। Yes, कि sir. जब भी हम इवन मल्टीपल्स रख रहे हैं पाई के, तो हमारा जो फाई है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो है, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। अब फेज डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तुम्हारे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अपने आप मैक्सिमम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ए मैक्स हम लिखते हैं A1 + A2, और √I मैक्स हम लिख देते हैं √I1 + √I2। ऐसे ही cos फाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। अभी डिस्कस किया है Yes, sir. है ना। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है यार, -1। हाई मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, तो मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी। अच्छा, -1 लाने का तरीका क्या है, कितने फाई को कितना रखूं कि -1 आ जाए cos थीटा? पाई ग्राफ + बना पाई। हुआ है, Pi/2. ग्राफ बना हुआ है, देखो ग्राफ को ध्यान Sir से। सिर्फ Pi/2. पाई। बेटा सर, पाई बाय 2 पे तो 0 हो जाता है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे साइन 90 1 होता है, तो cos 90 0 होगा ना। तो पाई पे cos थीटा में, थीटा जब पाई हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। -1. हाँ। अच्छा, पाई याद रखना, पाई पे आया है। अगला वैल्यू, अगली कौन सी वैल्यू है जिसके लिए आपका हो जाएगा ये -1? 3 पाई। n की जगह 1 रखो, 2n + 1 पाई में n की जगह 1 रखो, 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई पे अगर इस ग्राफ को आप आगे बनाओगे ना, ये देखो, ये मैंने ग्राफ पूरा बनाया नहीं है, पर मैं यहाँ बना देता हूँ जैसे। ठीक है। यहाँ से चालू किया हमने, ऐसे बनाया, यहाँ से चालू किया, फिर ये नीचे आएगा आगे। अरे आगे प्रोग्रेस करेगा ना, ये तो आगे जाता जाएगा ना, जितनी यस वैल्यूज सर। रखोगे उस हिसाब से। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये ऐसे जाता जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा अगला एक बार यहाँ पे आ गया पाई पे, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई,
है ना, 2 पाई में फिर प्लस पाई/2 रख दो, और फिर एक और बार आगे चलोगे आप, तो 5 पाई/2 के बाद कितना आ जाएगा, 3 पाई। कितना आ जाएगा, 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई पे फिर से आपकी वैल्यू, यहाँ पे पहले तो पाई पे आई थी, अगली बार 3 पाई पे फिर से आ गया cos 5 - 1। तो ध्यान से समझो, पाई, 3 पाई, आगे 5 पाई, ये सब ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं क्या? अब पहले इवन आ रहे थे, अब ऑड आ यस रहे हैं, सर। है ना। ऑड यस निकालने सर का अब आ तरीका रहा क्या है। होता है? ऑड निकालने का तरीका होता है 2n+1 पाई का मल्टीपल। क्योंकि जब आप n की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा पाई, n की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा 3 पाई, अगर n की जगह 2 रखोगे तो आएगा 5 पाई। और इन सारी वैल्यूज पे cos थीटा हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, विच इज -1। -1। अब अगर cos फाई की वैल्यू माइनस आई, सिंस ये फैक्टर एसोसिएटेड है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से, तो पूरे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को भी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी को भी कम कर देगा ना, मिनिमम पे ले आएगा अपने, यस सर। है ना। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पे हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अगर दो लाइट वेव्स जाके इंटरफेयर हो भी रही है, अगर दो लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर उनके बीच में कॉस फाई जो फेज डिफरेंस है, उसकी वैल्यू अगर आपकी आ रही है कितनी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो आपका उस जगह पे इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगा, मिनिमम आएगा, यानी दिखेगी ही नहीं आपको वहां पे, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे मिनिमम आया इंटेंसिटी। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये तो, है ना। जो चीज दिख ही नहीं पा रही है, इतना इतना कम आया है वैल्यू हमारा इंटेंसिटी का, तो वो तो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव हो गया, इसलिए उसका नाम डिस्ट्रक्टिव रख दिया हमने। उस जगह पे आई मिनिमम निकालने जाएंगे तो √I1 - √I2 आ जाएगा, ए मिनिमम निकालने जाएंगे तो A1 - A2 आ जाएगा। क्या अब समझ में आया कि कैसे हमने ये वैल्यूज निकाली है? यस सर। बेटा अगर अभी समझ में नहीं आया सर तो आप थम्स डाउन करके या किसी तरह से बता सकते हो। आ गया समझ में सबको? यस 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 सर। सर। ओके। तो इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन हमें अब क्लियर हो गया है। मैं थोड़ा रिवाइज करा के चलना चाह रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा कि आपको शायद जल्दबाजी में समझ में नहीं आया और आपने बताया भी नहीं मुझे। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, YDAC अब हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस का ही एक तरह से एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उससे पहले, बिफोर वी जंप ऑन टू YDAC। तो अगर हमारा एम्पलीट्यूड में A1 और A2 हमने लिया है, तो क्वेश्चन है कि इफ A1 और A2 दोनों बराबर हो जाए, है ना, कुछ भी वैल्यू ले लो, इनकी ए ले लो जैसे, है ना, और आपका I1 I2 भी बराबर हो जाए, I1 = I2 हो जाए, आई के बराबर। okay? तो आपका ए मैक्स और आई मैक्स, ए मैक्स और आई मैक्स, या फिर ए रिजल्टेंट और आई रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप, वो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। ए रिजल्टेंट एंड आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ये बता दो, है ना, मैक्सिमम वैल्यूज इनकी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। वो आप अकॉर्डिंगली निकाल लोगे फाई की, कॉस फाई की वैल्यू डाल के। बट अभी आप रिजल्टेंट बता दो मुझे कितना है, निकाल सकते हो क्या? अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी बताया तुम्हें, यस सर। निकालो आंसर बताओ जल्दी से। कितना आया आंसर? सर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बतानी है ना? रिजल्टेंट वैल्यूज बतानी है आपको, मैक्सिमम यानी मिनिमम के लिए आपको फाई की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, और फिर कॉस फाई की वैल्यू डाल के आप बता पाओगे मुझे, या फिर आप √I1 + √I2 भी लगा के बता सकते हो। तो आपको अभी रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है पहले, वो तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, आई प्लस या माइनस के लगा के मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू, वो कोई इशू नहीं है। आप मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू बता दो।
आया किसी का आंसर? इसमें मैथ्स का एक फॉर्मूला लगेगा, मुझे लग रहा है तुम्हें वो पता नहीं होगा एक्चुअली, है ना? अरे बता डिस्कस करना है। हाँ, टू यस ए सर। कॉस फाइव, 2a प्लस कॉस फाइव। मैथ्स वीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बनाओ यार अपने वीक्स को, अपने कमजोरियों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो यही ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो धीरे धीरे थोड़ा मैथ्स पढ़ना चालू करो। मैथ्स में क्या है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है थोड़ी सी, थोड़ा सा वेक्टर्स वगैरह पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। हाँ भाई, डिस्कस करते हैं इसको। तो फॉर्मूला हमें पता है, ए आर स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो पहले तो मुझे जल्दी से। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस प्लस 2a 2a1 2 a2 a2 2 cos cos 5। 5। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? यस सर। यस ये यस फॉर्मूला सर। तो पढ़ा हुआ है ना, उसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर है ना दोनों, प्लस टू ए यस स्क्वायर कॉस फाइव, ये हो जाएगा। कितना हो गया ये? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव, ये होगा। अब इसको हमको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, जब इसमें वैल्यूज डालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस सर। यस 1 प्लस कॉस 5 है। 1 प्लस कॉस फाइव। इसमें लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, जो तुम्हें नहीं पता होगा। 1 प्लस कॉस फाइव होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। 1 प्लस कॉस फाइव होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2। अब ये पता है कैसे आता है? ये आता है cos 2 फाइव और sin 2 फाइव के फॉर्मूले से। मतलब यहाँ पे तो cos 2 फाइव का लग जाएगा, cos 2 थीटा, एक ही बात है। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, इनके फॉर्मूले पढ़ने के लिए बोला था मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट में भी बोला था, उसके पहले भी बोला था, है ना? sin 2 थीटा का बताओ फॉर्मूला, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। कितना होता है sin 2 थीटा? भूल गए ना? आज ही भूल गए, एक दिन में ही? अरे पता ही नहीं पता है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा, है ना? और cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना? या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत सारे हैं इसके फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ऐसा, अब ये फॉर्मूले पता है, मैंने ऐसा नहीं कि मैं कोई रोज प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने भी बचपन में पढ़े थे, लेकिन उस टाइम पे रिवाइज करे थे, बहुत बार काम आते थे। और जब फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं इन फॉर्मूले को यूज करता रहता हूँ। क्योंकि दो तरीके होते हैं, या तो आप इनको इग्नोर करो, और जब इनका यूज आए क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर आप ये तरीका फॉलो कर रहे हो बार बार, तो ये फॉर्मूला आपको परेशान कर देंगे, बार बार करेंगे। और केवल इन्हीं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो जो बेसिक चीजें आती है वो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक वेक्टर एडिशन, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, ये बेसिक चीज बार बार आ जाती है यार, और तुम पता नहीं कब पढ़ोगे कब समझोगे। अच्छा, tan फाई का फॉर्मूला पता है? दो वेक्टर है, अगर A1 और A2, उनके बीच में एंगल है फाई, तो tan फाई कैसे निकालेंगे, ये पता है फॉर्मूला? लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था हमने, लास्ट में किया था। नहीं पढ़ा ना उसके बाद? मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है अभी, मुझे पता है आप लोग अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हो, है ना? काफी क्लासेस होती हैं, पर बेटा ये चीजें जितनी टालोगे ना, उतने बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पीछे छूटते जाएंगे। एक दिन संडे को बैठो और 1-2 घंटे निकाल के ये पढ़ लो। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है? ये फॉर्मूले आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। आप फिजिक्स को छोड़ नहीं सकते हो, और फिजिक्स आपको करनी है ऐसे, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है यार। तो आप एक सब्जेक्ट तो छोड़ने का तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और फिजिक्स में मैथ्स यूज होती है, क्या करें? हम तो चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कॉन्सेप्ट पे काम बन जाए, लेकिन मैथ्स यूज करे बिना काम ही नहीं चलता। एक्सप्लेन ही कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट, है ना? तो वो थोड़ी सी मैथ्स जो रिक्वायर्ड है वो पढ़ लो। हाँ भाई, कितना हो गया ये? 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2, कितना हो गया? 4 cos स्क्वायर 5/2। ये समझ में आया? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, 4a स्क्वायर cos 5/2। अच्छा, ए आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2a cos 5/2। ए आर अंडर रूट ले लेंगे ना, कितनी आ गई?
यहाँ पे ए स्क्वायर भी था, सॉरी ए स्क्वायर भी था, 2a cos 5/2, अरे अंडर रूट लिया ना पूरा उसका, ठीक है। ये है सिंप्लीफाइड आंसर। सेम तरीके से तुम आई की वैल्यू भी निकाल लोगे ना, आई रिजल्टेंट की। फॉर्मूला यस बताओ सर। पहले, फॉर्मूला बताओ। I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos 5। ठीक है, तो इसमें भी क्या है भाई, i1 i2 सेम है, तो ये हो जाएगा i प्लस आई प्लस 2 × i का अंडर रूट में आई स्क्वायर बन जाएगा cos 5। कितना बन जाएगा ये, 2i प्लस 2i cos 5, ये बन जाएगा, है ना। 2i कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 5, फिर से वही आ गया, 1 प्लस cos 5, इसको फिर से रिप्लेस कर दो किससे, वही 2 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। आगे चलें या इसको सॉल्व करना है? आगे चलते सर। सर आगे आगे चलते चलते हैं, हो हैं। जाएगा ये तो। कर लेंगे सर ये। क्या बोल रहे हो बेटा? सर आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब कर सकते हो तुम खुद से, ये क्वेश्चन वैसे भी होने भी चाहिए थे। तो इस बार तुमको निकाल के देना है भाई मुझे, ए मैक्स और ए मिनिमम निकाल के बता देना इसका, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज निकाल देना सेम क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस क्वेश्चन। आपको ए मैक्स, ए मिनिमम, है ना, एंड आई मैक्स आई मिनिमम आप निकाल के बता देना। ये तो आप कर सकते हो, घर पे भी कर लोगे ना, ये अरे कर यस लोगे, सर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है वाईडीएससी का पार्ट। थोड़ा सा वाईडीएससी पे हेड्स अप दे देता हूं मैं तुम लोग। तो वाईडीएससी में हमने क्या पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में? यंग ने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया, ठीक है, और उसके आगे दो स्लिट्स बना दी, बिल्कुल बहुत ही छोटी, एब्सोल्यूट माइन्यूट, बिल्कुल छोटी से छोटी, इतनी हो सकती थी विड्थ की स्लिट्स बना दी, S1 और S2, ठीक है, और इसके सामने एक लगा दी स्क्रीन, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रखा वो कितना था? अरे भूल गए क्या, कैपिटल डी। खाली तो पड़ा है। हाँ, कैपिटल डी। यस सर। और इन दोनों के बीच का, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस रखा डी। अब जो मेन बात थी वो क्या बताई कि जो आप डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन रखोगे वो तो आप रखोगे मीटर्स में, और ये जो आप स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स रखोगे ये आप रखोगे मिलीमीटर या उससे भी छोटा। बात समझ में आई? कितना डिफरेंस है? 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना होता है। स्केल देखा होगा ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल तो होगा इसी तुम्हारे पास ना, देखा होगा तुमने यस कभी ना कभी, उसमें देखा होगा ना 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना छोटा सा होता है, और 1 मिलीमीटर यस तो सर। उससे भी छोटा होने वाला है, राइट। और 1 मीटर कितना बड़ा होता है? काफी बड़ा होता है 1 मीटर, है ना। यस 1 मीटर के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर कितना छोटा होगा, सोचो। तो इतना जब आप डिस्टेंस में डिफरेंस रखोगे, बेसिकली इतना जब आप बेसिकली मेजरमेंट में डिफरेंसेस रखोगे, तब जाके आपको पैटर्न्स मिलेंगे ये इंटरफेरेंस वाले, तब जाके इंटरफेरेंस हो पाएगा और आपको दिख पाएगा, ठीक है। तो ऐसा किया थॉमस यंग ने, तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई वैसे कायदे से तो क्या होना चाहिए था, अगर आप एक पेज लेते हो, एक ऐसे हमने तुमने कार्डबोर्ड ले लिया, इस कार्डबोर्ड में तुमने एक छेद बना दिया, अगर तुम इसमें जनरली लाइट मारते हो तो जितना भी छेद है उससे लाइट पास हो जानी चाहिए, इधर बाहर निकल जानी चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? दिख ही नहीं रहा होगा शायद, तो तुम इस पर फिल्टर की वजह से नहीं दिख रहा थे। हटा देते हैं यार फिल्टर को, ऐसी क्या बात हो गई। ये लो, अभी ठीक है। अभी ठीक है यस सर। सर। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम, कि अगर हमने कार्डबोर्ड लिया, उसमें अगर तुमने बीच में ऐसे होल डाल दिया और उसमें से तुमने यहाँ टॉर्च रख दी, अब तुमने लाइट जब मारोगे इस पे, तो जो छेद है उससे लाइट निकल जाएगी, होल से, है ना, होल से लाइट निकल यस जाएगी, सर। और जितना होल है उतने एरिया की लाइट जाके सरफेस पे गिर जाएगी, है ना, स्क्रीन पे तुम्हें दिखेगी। बाकी का जो ये पूरा पार्ट है जिसमें होल नहीं था, वो तो शेडो बन जाएगा ना, उस एरिया में तो अंधेरा आ जाएगा। सही बात यस सर। है ना। यस सर। तो ये सब चीजें प्रूव करती हैं कि लाइट पार्टिकल होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तुम किसी बॉल को भी फेंकते हो किसी स्लिट से, किसी छेद से, तो वो जाके जहां से उसका जो ट्रेजेक्ट्री है
उसी डायरेक्शन में उसके अलोंग जाके तो टकराती है सामने जाके। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बॉल को तुमने यहां से फेंका और ये बॉल जाके इधर पीछे या ऊपर जाके टकरा गई। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं ना। तो पार्टिकल जब तक तुमने माना था लाइट को, लाइट भी ऐसे बिहेव कर रही थी, लेकिन जब तुमने स्लिट्स की विड्थ को इतना छोटा कर दिया कि तुमने कंपैरेबल बना दिया उस स्लिट की विड्थ को और लाइट की वेवलेंथ को, कंपैरेबल बना दिया, इतना छोटा कर दिया, तो लाइट अपने असली रंग दिखाने लगी। लाइट ने वेव फ्रंट्स बनाना चालू कर दिया। वेव फ्रंट्स बनाने लगी, तो जो वेव फ्रंट थे वो एक डिस्टेंस के बाद, अरे डिस्कस किया ना हमने, ये वेव फ्रंट बनने लगते हैं, है ना। यस सर। ये वेव फ्रंट एक डिस्टेंस के बाद किसी स्क्रीन पे जाके इंटरफेयर कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं ना स्क्रीन पे किसी जाके। यस सर, यस सर। दो वेव फ्रंट मिलते हैं तो इंटरफेरेंस हो जाता है ना, सुपरपोजिशन हो जाता है ना भाई, है ना। यस सर। तो जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे आपका हो गया इंटरफेरेंस, उस पॉइंट पे आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिखेगी ना, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज डिपेंडिंग अपॉन द इंटरफेरेंस, ठीक है, आपको दिखेगी। और आपको लगेगा कि भाई अरे ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने स्लिट बनाई थी यहाँ पे, तो इसके सामने जाके स्क्रीन पे यहाँ पे उजाला होना चाहिए था, रोशनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो यहाँ पे भी हो रही है ना। और फिर अंधेरा हो रहा है, फिर रोशनी हो रही है, फिर अंधेरा हो रहा है, फिर रोशनी हो रही है, फिर अंधेरा हो रहा है, फिर रोशनी हो रही है, नीचे तक चला जा रहा है भाई। जबकि यहाँ पे जहाँ पे ये एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है या जहाँ पे आपको कुछ विजिबल एरिया बन रहा है, इसके सामने तो तुम्हारा केवल एक ब्लैंक स्क्रीन था, है ना, जिसका तुमने स्लिट काटा हुआ था। अरे बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, यस सर, आ रही है। है ना। तो थॉमस यंग Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट करके एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी मिली कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि लाइट पार्टिकल हो। अगर पार्टिकल होती तो ये जो डिस्टेंसेस कवर किए हैं इसने, ये कर ही नहीं पाती। तो लाइट डेफिनेटली क्या है, एक वेव, और वेव है और वेव फ्रंट्स बनाती है, और वेव फ्रंट्स जो है वो ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे। और जब वो बढ़ रहे होते हैं तो किसी पॉइंट पे जाके उनका इंटरफेरेंस होगा, और उस पॉइंट पे जाके या तो वो एक विजिबल एरिया प्रोड्यूस करेंगे ब्राइट, या फिर एक डार्क एरिया प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। फ्रिंज हमने पढ़ ली थी उसके बाद में, पर मैं एक बार वाईडीएससी को आपको फिर से एक बार मतलब एक बार रिविजन करा रहा हूँ उसका, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों कि भाई वाईडीएससी में हो क्या रहा है। वाईडीएससी यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग ने डिस्कवर किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि लाइट जो है एक वेव है। क्या डिस्कवर किया उन्होंने, कि लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, राइट। तभी ऐसा पॉसिबल है। अब इस इंटरफेरेंस को समझने के लिए उन्होंने काफी चीजें बताई। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो इसकी मैथ्स थी वो हमने समझी थी, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं एक बार फिर से। उन्होंने बोला कि दो वो ले लो, सोर्स ले लो, एक ले लो S1, एक ले लो S2। दो स्लिट्स ले ली बेसिकली आपने, पिन होल ले बोल दो, है ना, बहुत माइन्यूट से विड्थ के। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था बच्चों, S1 S2 के बीच में? स्मॉल डी। स्मॉल डी। Small. ये ऊपर वाला भी स्मॉल डी मतलब D/2 और नीचे वाला भी D/2 हो जाएगा। यस सर। अब समझो, लाइट रे अगर यहां से निकल रही है और इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है इस पॉइंट पे, जो P पॉइंट हो गया तुम्हारा, जो स्क्रीन पे तुम्हारा जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस ऑब्टेन हुआ है, और S2 से जा रही है या S1 बोल लो, जो भी बोल लो, डायग्राम के हिसाब से S1 बोल लो, तो ये इधर से कहीं से जा रही होगी। दोनों का पाथ अलग अलग है क्या, R2 और R1, यस Yes, सर, sir. अलग अलग है है। ना। Yes, पाथ yes. में तो डिफरेंस है दोनों के, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो क्या ये आपको पैरेलल वेव्स नहीं लग रही है? R1 और R2 दोनों पैरेलल रेज नहीं लग रही हैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से मेरी बात को। S1 और S2 के बीच में बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस है। क्या मेरी बात समझ में आई? S1 और S2 के बीच Yes, में sir. बहुत कम डिस्टेंस है, बिल्कुल ऐसे निकल रही है, यहां से निकल रही है दोनों, है ना। तुमको दिखने में डायग्राम में लग रहा है वो दूर से निकल रही है, लेकिन वो दूर से नहीं निकल रही है, वो बिल्कुल पास से निकल रही है। और जा कहां पे रही है, जहां पे मिल रही है उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे डायग्राम में हम समझ रहे हैं उसका बिल्कुल ऐसे माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके, लेकिन एक्चुअल में वो अगर हम देखें ध्यान से कैलकुलेशंस के लिए भी हम देखेंगे तो कैपिटल D को हमें लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में। तो हम इस चीज को समझेंगे कि एक पैरेलल वेव यानी कि जो इंक्लिनेशन बन रहा है एक लाइट रे का या एक लाइट वेव का,
है ना, वो दूसरे के ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। तो अब इसमें पूरा गेम जो है वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का होने वाला है, और ऐसा तभी ही होगा जब कैपिटल डी बहुत बड़ा हो स्मॉल डी से। ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैक्सिमम केसेस में 95 से 97% केसेस में ऐसा होगा। आपके क्वेश्चंस में भी मोस्टली यही आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो और इंटरफेरेंस तब भी मिले। उस केस में ये जो फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेके। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब जो मैं Yes, sir. ट्राइंगल बना रहा हूं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। अलग से मैं ले लेता हूं स्पेस थोड़ा। एक तो तुम्हारा हो गया ये S1 और S2, ठीक है। S1 S2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? Small d. Small. प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं जहां पे सेंट्रल हमारा मैक्सिमम बनने वाला है। इस पॉइंट से मैंने एक पॉइंट मिला दिया स्क्रीन पे, इस पॉइंट पे मिला दिया, स्क्रीन बना दी लेट से। यहाँ पे मैंने पॉइंट पी ले लेते हैं इसको, इससे भी मिला दिया, ठीक है। अब देखो S1 से जो निकल रही है लाइट रे या लाइट वेव जो भी बोलो तुम उसको, और S2 से जो निकल रही है, वो दोनों के बीच में एक छोटा सा पाथ डिफरेंस आएगा क्या? यस सर आएगा। पाथ डिफरेंस तो आएगा ही ना। वो पाथ डिफरेंस कैसे निकाल पाऊंगा मैं? जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यहां से क्या कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। बात समझ में आ रही है? किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है क्या? परपेंडिकुलर लाइन होती है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो फिर इसके आगे से इनके रास्ते ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, ऑलमोस्ट यस सिमिलर। सर। क्योंकि जो दिक्कत आ रही थी ना वो ये आ रही थी कि थोड़ा सा नीचे से चालू हो रही थी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसको मैं पाथ डिफरेंस बोल सकता हूँ क्या? डेल्टा एक्स, यस है ना। सर। अच्छा, ध्यान से समझना, ये एंगल अगर थीटा बन रहा है, इसका इंक्लिनेशन निकाल लेना बेसिकली हम, कि इंक्लिनेशन कितना है ना। तो सेंटर से निकालेंगे, लेट से सेंटर से इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो ये वाला एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल अलग से निकाल के लिया था। अच्छा, इसके इसमें ध्यान से समझना, ज्योमेट्री समझना है इसकी। ये वाला तो तुम्हारा 90 डिग्री बन गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बन गया क्या? थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल सिंस पैरेलल है वो, ये मैंने बोला क्या तुमको कि जो निकल रही है ना रेज, ये ऑलमोस्ट क्या है, सारी पैरेलल है। अरे रीजन बताया ना पैरेलल होने का, ये Yes, sir. वाली, Yes, sir. ये वाली पैरेलल होने का रीजन था, बहुत छोटा डिस्टेंस है, बिल्कुल पास से निकल रही है, ठीक है। इसलिए स्मॉल एंगल पे हम उसको ऑलमोस्ट पैरेलल मानेंगे, ऑलमोस्ट। ये वाला डिस्टेंस डी था क्या S1 और S2 के बीच का? Yes, sir. यस सर। और ये वाला कितना निकाल लिया था अभी हमने? डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। Yes, sir. ये कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, अब मुझे तुम बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? Delta x upon में d. डेल्टा एक्स अपॉन में डी। क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन में डी। अरे ध्यान से देखो ना यार, ये ट्राइंगल में ये तो बेस हो गया तुम्हारा, यस सर। है ना, क्योंकि इस पे एंगल है, जिस पे एंगल होता है वही तो बेस होता है। पाइथागोरस ट्राइंगल में जो एंगल जिस साइड पे बे होता है वही तो बेस होता है। सही बोल रहा हूँ? यस सर सही बोल रहे हैं। Yes, और sir. ये जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और ये इसके अपोजिट जो साइड होती है इसको हाइपोटेनस बोल देते हैं। 10th वेलकम टू द 8th क्लास अगेन, राइट। तो Yes, sir. साइन थीटा की वैल्यू यस कितनी होती है? सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ये वाला डेल्टा एक्स, है ना। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? डी। डी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डी हो गया। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई? क्या आई बच्चों? d sin theta. डी डी साइन साइन थीटा। थीटा। D sin theta.
लेकिन सर 8th में तो लॉकडाउन था। ये देखो, इसको शांति नहीं है बिल्कुल भी। यूं नहीं पढ़ाई हो रही है फुल इंटेंसिटी पे, फुल थ्रॉटल। थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, इधर ध्यान दे लो वरना लॉकडाउन लग जाएगा लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थोड़ा। हाँ भाई क्या बात कर रहे थे हम? सो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल गई। Yes, Yes, sir. sir. Yes, कितनी आई? कितनी आई? सर D D D sin sin theta. D sin. अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, ये बहुत छोटा है। अरे छोटा एंगल ही तो बनेगा Yes, sir. जब डिस्टेंस Yes, थीटा sir. ले लोगे। तो उनसे जो लाइट निकलने, जो रेज निकलने वाली है, उनका जो इंक्लिनेशन आएगा वो तो बहुत छोटा आएगा ना बेटा, जब डिस्टेंस ही छोटा ले लोगे Yes, तो sir. बहुत, है ना? तो Yes. स्मॉल एंगल एक्सप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है? तुम ये बहुत बार कर चुके हो अब तो। When theta थीटा is very ले small, लेंगे सर, क्या? साइन थीटा को इक्वल टू अप्रोक्स थीटा ले लेंगे। हाँ, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है? थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। अरे अब तो याद हो गया होगा ये, Yes, sir. Yes, याद है। sir. है ना? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें आगे हमारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो कैपिटल डी था हमारा वो बहुत बड़ा था स्मॉल डी से। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो S1P है और S2P है और इवन QP भी, QP कौन सा था? QP में मेंशन कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट है Q। तो S1P पॉइंट तो सबको क्लियर है ना, जिस पॉइंट में मिल रही है हमारी वेव्स? Yes, sir. S1P, Yes, sir. S2P एंड QP, ये ऑलमोस्ट क्या हो रही थी? पैरेलल। क्या हो रही थी ये? parallel पैरेलल, नियरली। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, एग्जैक्टली नहीं बोला। नियरली पैरेलल हो रही थी, है ना? इसकी वजह Yes, से हम अप्रोक्सीमेशन लगा पाए कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर आने वाला है? x डेल्टा x इक्वल्स टू d साइन। डी थीटा। अब ये बहुत बड़ा तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूला है, क्योंकि इससे तुम्हारे सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे अब आगे के। कैसे हो जाएंगे? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहते हैं अगर हम, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले ये समझो। टेन थीटा क्या होगा? y अपॉन डी होगा। Yes, sir. Yes, sir. y तो पूछ लो क्या है पहले, यस सर बोल दिया पहले ही। y क्या है? दिख नहीं रहा था कहीं। दिख नहीं रहा, क्योंकि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो याद नहीं है, तो लिखना जरूरी है ना। ये बताया था शायद y मैंने कि कितना Yes. पोजीशन बनेगी, फॉर्मूले में भी बताया था तुमको लास्ट टाइम। चलो कोई yes बात sir नहीं, आई कांट ब्लेम यू, वो मेमोरी नहीं होगी इतनी आप लोगों की कि आप याद रख जाओ कल की चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, y बता दिया अभी मैंने। अभी मुझे बताओ, अच्छा मैंने अब फिर मेरे को बोलोगे कि सर ये वाला इसमें मेंशन नहीं किया, ये लिख देता हूँ d। अभी ठीक है, अभी सारी चीजें Yes, क्लियर है। sir. अब टेन थीटा की वैल्यू Yes, बताओ, sir. टेन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? Sir, y बाई डी आ रही है, y Yes, बाई डी sir. आ रही है, Yes, sir. है ना? yes sir अब y बाई डी आ रही है टेन थीटा की वैल्यू, और हमें इसको ऑलमोस्ट इक्वल बनाना है साइन थीटा के। तो हम साइन थीटा निकालेंगे तब जाके हमारे लिए वैल्यूबल होगा ये। और टेन थीटा को हम y बाई डी पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कि टेन थीटा आ रहा है हमारा डायग्राम से y बाई डी। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है ये सब करने का? किसी को ये बता, कोई ये बता सकता है मुझे कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम? पहली बात तो क्या निकालना चाहते हैं? नहीं, मैं बताऊं, sir हमें phase Yes, sir. हाँ, हमें पोजीशन निकालनी है ब्राइट फ्रिंज की। हमें वो इंटरफेरेंस की पोजीशन निकालनी है कि भाई जो वेव्स हैं वो मिल का रही हैं। अरे उसी पॉइंट पे तो इंटरफेरेंस होगा। ये पी पॉइंट की लोकेशन निकालनी है हमें, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? Why? वाई की वैल्यू, है ना? क्योंकि तुम्हें गिवन क्या क्या है, देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसमें दो चीजें होती है, एक तो जो गिवन होती है और एक जो निकालनी होती है। कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लो, यही तो होगा। एक तो जो गिवन है, सिचुएशन जो गिवन है, और एक जो निकालना है, सोल्यूशन, है ना? तो गिवन क्या क्या है? कैपिटल डी गिवन है क्योंकि तुमने खुद ने स्क्रीन सेट करी है एक्सपेरिमेंट में। स्मॉल डी गिवन है क्योंकि तुमने खुद ने स्लिट काटी है। एंगल गिवन है क्योंकि तुमने खुद ने एंगल बनाया हुआ है। एंगल तो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो ना यार, एंगल तो निकाल सकते हो yes, तुम, sir. है ना? तो ये सब चीजें तुम्हें गिवन है, और तुम्हें निकालना क्या है? y की वैल्यू, क्योंकि वो एक
प्रोसेस के बाद, मेथड के बाद, फिनोमेना के बाद हो रहा है कि भाई इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का, है ना, और उस जगह को आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा की वैल्यू y बाई डी समझ में आई सबको? Yes, tan थीटा sir. क्लियर है? Yes. डेल्टा Yes. एक्स की वैल्यू n लैम्डा होती है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था। Yes, sir. डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा होती है। तो अगर हम n को 1 ले लेते हैं, ये वाला भी भूल गए होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है। डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा बताया था लास्ट टाइम, फॉर्मूला लिखवाया था। भी आज तो मैंने लिया नहीं है वो वाला शायद, ना मैं आज फिर से समझा देता हूँ। ये रहा ये रहा ये रहा, डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा बताया था बेटा। Yes, sir. तो भी एक्सप्लेन करना है क्या फिर से? No, sir. No, पक्का? sir. मैं पूछूंगा तो बता दोगे? मैं पूछूंगा तो sir. बता दोगे? तो फिर ये क्या बात हुई? मैं पूछूंगा तो नहीं बताओगे और खुद एक्सप्लेन करना नहीं है सर। अरे यार कुछ नहीं किया, ये जो फॉर्मूला है ना, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यू डालिए Yes, फाई sir. की। इसका इसको देखो, इसको ट्रांसफॉर्म करो, क्या बनेगा ये? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा को ऊपर भेज दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई हो जाएगा क्या? उल्टा हो जाएगा क्या ऊपर भेजोगे तो? Yes, sir. Yes, sir. है ना, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? डेल्टा फाई से। सही बात है Yes, sir. है ना। अब डेल्टा फाई की वैल्यू डालते जाओ, डेल्टा फाई की जगह से तुमने रख दिया 2n पाई, 2n पाई निकाला था यहाँ पे, ये देखो 2n पाई था। 2n पाई में जब तुम n की जगह 1 रख रहे थे तो क्या आ रहा था? 2 पाई आ रहा था, याद करो। n की जगह 1 Yes, रख रहे थे तो 2 पाई आ रहा था। 2 पाई रखो इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में 2 पाई रखो फाई की जगह, डेल्टा फाई की जगह। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। Yes, sir. yes, sir. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा। कितनी आ गई? लैम्डा। Lambda. ऐसे ही तुम n की जगह 2 रखो, n की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई बन जाएगा। ऊपर 4 पाई, नीचे 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कटा 2 टाइम्स, ऊपर कितना आ गया डेल्टा एक्स की वैल्यू? 2 लैम्डा। 2 क्या आ lambda. गई? 2 लैम्डा। तो ऐसे ही तो Two डेल्टा lambda. एक्स को डिफाइन किया है, n लैम्डा। अभी समझ में आया कैसे आया n लैम्डा? Yes. ये Yes, sir. Yes, Yes, n sir. की sir. जगह वैल्यू डालते जाओ और डेल्टा एक्स की वैल्यू Yes, निकालते sir. जाओ लैम्डा के टर्म्स, राइट? Yes, बेटा sir. हाँ हाँ बोलो, आ गई ना? हाँ Yes, sir. चलो। Yes, तो sir. डेल्टा एक्स इक्वल्स टू n लैम्डा था हमारा, और डेल्टा एक्स अभी अभी डिफाइन किया है तुमने, क्या? डी साइन थीटा। क्या डिफाइन किया है? D डी D साइन। sin. sin. तो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा की जगह मैं n लैम्डा रख दूं Yes, Yes, डेल्टा sir. एक्स sir. की जगह। अगर मैं Yes, sir. अगर Yes, मैं sir. n की वैल्यू 1 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे अब स्पेसिफिकली n की वैल्यू में 1 ले रहा हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज क्यों बोला बच्चों मैंने? क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हमें वो पॉइंट P निकालना है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. है ना? Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, पहली ब्राइट फ्रिंज निकाल रहे हैं। दो तरह की फ्रिंज बनती है, मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, अब ये चीजें फिर से बताऊंगा मैं, बहुत तो काफी टाइम लग जाएगा। एक होता है ब्राइट फ्रिंज, एक होता है डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज यानी जहां पे तुम्हारी इंटेंसिटी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो तुम उस जगह तुम उसको देख पाओगे, उजाला, आसान भाषा में उजाला, है ना। और डार्क फ्रिंज मतलब वो फ्रिंज जहां पे तुम्हारी वो एरिया, वो लेंथ, जहां पे तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, जहां पे तुम्हारी जो एरिया तुम्हें दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो गया है वहां पे, बात समझ में आ रही है? जहां पे लाइट तुम्हें क्या कर रही है? मिनिमम इंटरफेरेंस दे रही है, मिनिमम इंटेंसिटी दे रही है ना, उसको डार्क फ्रिंज बोल दोगे। तो हम सेंटर से देखते हैं ये सब चीजें। अच्छा, सेंटर पे मैक्सिमम आएगा, ऐसा मैंने क्यों बोला? सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ऐसा मैंने क्यों बोला? सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं उसको, बाय द वे। बताओ यार, थोड़ा तो खुद भी बताओ तुम। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल रहे थे अभी तक? हाँ, उस जगह पे हम n की वैल्यू 0 रख देंगे, Yes, sir. है ना। जब n की वैल्यू 0 रख दोगे तो फाइव मैक्सिमम आ जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होगी उस जगह पे, Yes, sir. है ना। जिस जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो तो सबसे बड़ी ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है ना, तो इसलिए उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, इवेंचुअली दोनों स्लिट्स के एकदम बीच में बनता है, इस जगह पे आपका सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट होता है, सबसे ब्राइटेस्ट फ्रिंज बनती है आपकी। ठीक है, चलो पहली वाली निकालते हैं, तुम्हें ये भी समझ में आने लगेगा। अभी पहले मैथमेटिकली समझाते हैं, मैथमेटिक्स से भले कितना ही नफरत करो आप, पर वो आपको लॉजिक दे देती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है।
तो एक बार मैथमेटिक्स से समझते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बेटा मैं क्या ले रहा हूँ, एन की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू 1 लूंगा, ऑब्वियसली 2n पाई मैंने डिफाइन किया हुआ था, तो एन की वैल्यू 1 ली, तो मेरा डी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, डी साइन थीटा की वैल्यू अगर आ गई लैम्डा, तो मेरी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा अपॉन डी। लैम्बडा बाय डी। साइन थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट टेन थीटा के इक्वल था, Yes, sir. यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट टेन थीटा के इक्वल था। तो इसको मैं इक्वेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये y अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। D small d. y की वैल्यू तो निकालनी थी, क्या आ गई, लैम्डा डी बाय डी। समझ में आया? Yes, sir. समझ में Okay. आया? ये है यस तुम्हारी सर। लोकेशन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज y1। y1 हो गई तुम्हारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन। और अगर तुम्हें n की निकालनी है तो n लैम्डा बाय डी कर दो। अगर तुम्हें क्वेश्चन पता है क्या आएगा, तुम्हें इक्वेशन दे देंगे, ये सारी वैल्यूज दे देंगे कैपिटल डी वगैरह की, या निकलवा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, निकलवा लेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर ज्यादा ही उनका मूड खराब हुआ ना तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या करेंगे, एंगल दे देंगे या ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे। अब तो तुम इतने समझदार हो गए हो कि साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल पाओ। अरे निकाल लोगे ना यार, थीटा दूंगा तो साइन थीटा टेन थीटा Yes, sir. निकाल लोगे ना। हाँ, तो जब तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो तुम y अपॉन डी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। y दे दिया तो d निकाल लोगे, मतलब थीटा और y दे दिया तो d निकाल लोगे, d दे दिया तो y निकाल लोगे। y तो तुम्हें निकालना ही होगा, सॉरी, कैपिटल डी दे दिया तो स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लोगे, और लैम्डा दे दिया तो दोनों की वैल्यू निकाल लोगे थीटा के साथ, है ना। बेसिकली कुछ ना कुछ देके कुछ ना कुछ तुमसे पूछ सकते हैं और तुम वो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू पूछेगा तुमसे, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो तुम कैसे बताओगे? तुम बोलोगे एक कॉमन फॉर्मूला है मेरे पास, yn इक्वल्स टू n लैम्डा डी अपॉन डी, कैपिटल डी, सॉरी ऊपर आएगा कैपिटल डी। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. ये है Yes, sir. सबसे खतरनाक काम का फॉर्मूला, ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला है ये, लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अरे समझ में आया? अगर Yes. फर्स्ट Yes. ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू Yes, निकालनी है तो आप कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रख दो, लैम्डा डी बाई डी। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू निकालनी है, n की जगह 2 रख दो, 2 लैम्डा डी बाई डी। हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, Yes. है ना। Yes, sir. अब अधिकतर तो क्या होता है कि लैम्डा बड़ा छोटा होता है स्मॉल डी से, इसलिए ये सब अप्रोक्सीमेशन तुम लगा पाते हो। अधिकतर जगह तुम इसलिए लगा पाते हो क्योंकि तुम, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, क्लास में ना ध्यान दिया करो, वरना ये जो नोट्स है ना समझ में नहीं आएंगे, ये तुम्हें रियलाइज होता होगा। क्योंकि ये चीजें मैं, जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ ना ऑलरेडी, वैसे तो मैं नोट्स में दे चुका हूँ मैं सारी चीजों के, तो नोट्स में तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन ये मैंने समझा है ना बेटा अलग से, आपको कुछ चीज में समझा रहा हूँ अगर, तो फिर हम उसको एकदम पैटर्न में एकदम सही तरीके से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं वैसे लिखूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा आपका। तो आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ये तब समझ में आएगा बाद में जब पढ़ोगे, तब अगर आप क्लास में फोकस्ड हो तो क्लास में फोकस रहा करो, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि अगर लैम्डा आपका बहुत छोटा है ना डी से, तो बन पाएंगे ये इंटरफेरेंस पैटर्न्स, तब जाके आप ये फॉर्मूले लगा पाओगे, है ना। अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल है। तो वो जो केसेस हैं जहाँ पे लैम्डा हमारा डी से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, ऐसे बहुत 2 से 5% केसेस होंगे। ठीक है, उनकी भी बात करेंगे आगे, कुछ टॉपिक्स आएंगे जिनमें हम उनकी भी बात करेंगे। पर सिंस अभी यहाँ पे हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, फ्रिंजेस की पोजीशन निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इन पे जो क्वेश्चंस आएंगे अब वो आप कर सकते हो। तो आपके होमवर्क में ये दे रहा हूं मैं, बता भी दूंगा, डीपीपी से जितने भी क्वेश्चन है वाईडीएससी पे फ्रिंजेस वगैरह की वो निकालने की लोकेशन, ये सब कर लेना, मोस्टली यही आते हैं। ठीक है, अब एक छोटे मोटे टॉपिक है उनको कर लेते हैं, जैसे कि शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएससी कैसे निकालते हैं। शेप अगर आपको पूछ लिया फ्रिंजेस का तो कैसे निकालोगे? वी डिस्कस द शेप ऑफ द फ्रिंजेस व्हेन 2 पिन होल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ 2 स्लिट्स। अगर 2 स्लिट की जगह आपने 2 पिन होल्स यूज कर लिया, अभी तक हम स्लिट यूज कर रहे हैं ना, स्लिट, स्लिट समझ में आती है सबको? इसकी जगह Yes. हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर पिन पिन होल्स, ऐसे छेद यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, शेप में चेंज आ जाएगा इसका।
फ्रिंजेस के शेप में चेंज हो जाएगा। फ्रिंजेस बेसिकली हैं क्या? दे आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच मूव इन सच अ वे दैट इट्स पाथ डिफरेंस फ्रॉम टू स्लिट्स रिमेन कांस्टेंट। अगर S1 से मैंने कुछ पाथ डिफरेंस लेके बनाया आपका वेव और S2 से बनाया, तो ये पाथ डिफरेंस तो कांस्टेंट आना चाहिए ना, ये तो हमने बात कर ली थी पहले ही। यस सर। एक फ्रिंज है, कोई भी एक फ्रिंज है अगर, इसकी लोकेशन के लिए, है ना, तो ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि रास्ता थोड़ी बदल जाएगा वहां तक पहुंचने का। अरे दो तुमने जो फ्रिंज स्लिट्स ले लिए हैं, वहां से उस पॉइंट पे पहुंचने का रास्ता थोड़ी बदल जाएगा, है ना। तो हम फ्रिंजेस को हमने कैसे डिफाइन किया कि भाई ये लोकस ऑफ वो सारे पॉइंट है जहां पे थोड़ा पाथ डिफरेंस जो है स्लिट से निकलने वाले उसके लिए वेव्स के, लाइट वेव्स के लिए, वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारा S2P माइनस S1P कांस्टेंट रहने वाला है। S2P माइनस S1P समझ गए ना सब लोग? पाथ डिफरेंस की बात हो रही है, Yes, sir. है ना, ये कांस्टेंट रहने वाला है। क्या हुआ? कोई बोल रहा है क्या कुछ? तो अगर तुम्हारा पाथ नहीं सर। डिफरेंस, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? कुछ डाउट था क्या? नहीं, नो सर। ठीक है। डेल्टा या फिर डेल्टा एक्स या पाथ डिफरेंस, कुछ भी बोल दो, इसकी वैल्यू अगर तुम्हारी लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में आई, है ना, जैसे कि प्लस लैम्डा बाय 2 आया, तो तुम्हारा जो फ्रिंज रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा फर्स्ट मिनिमा को। याद करो मैंने क्या बोला था, एन लैम्डा पे तो देता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद आ रहा है? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा पे क्या दे रहा था? कंस्ट्रक्टिव दे रहा था ना, ब्राइट फ्रिंजेस दे रहा था, एकदम चमका दे रहा था जीवन को। Yes, sir. Yes, sir. अरे याद आया, जगमगा दिया था ना इसने जीवन। और जब एन लेमडा के टर्म्स में नहीं आएगा, लेमडा बाय 2 का मल्टीपल आएगा, तब क्या बनेंगे वहां पे? मिनिमास बनेंगे, सारे डार्क डार्क फ्रिंजेस बनने लगेंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, cool। तो मिनिमा कैसे आते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा, पाथ डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पे पहुंचा जा सकता है। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? ऐसा पॉइंट है जहां से ऊपर वाले छेद से भी और नीचे वाले छेद से भी बराबर डिस्टेंस पे पहुंचा जा सकता है, तभी तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। अरे यार, तुम Sir. घर से आए Yes, sir. स्कूल, और कोई और अपने घर से आया स्कूल, अगर दोनों का रास्ता बराबर है तभी तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। यस ऐसा सर। कौन सा पॉइंट है? ऐसा केवल एक ही पॉइंट है, वो कौन है? Center. Central. सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं समझ में आया? क्योंकि वो दोनों के बीच में है। और मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस जगह पे मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमम। आ रहा है मैक्सिमा, अरे आ रहा है ना मैक्सिमा उस जगह पे। यस सर। Yes. है ना? हंसी किस बात पे आ रही है इतनी? तुम्हें क्या लग रहा है मैं स्माइली नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हारे? हंसी किस बात पे आ रही है भाई? ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो। हाँ भाई, सेंट्रल मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, आ Yes, गया। sir. Cool. What we are talking about is फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब निकालने हमको आ गए हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्या बात करी? अगर हमारा स्लिट रहता है तो वो हमारा जो बनता है पैटर्न वो स्ट्रेट लाइंस में बनता है। लेकिन अगर हमारी स्क्रीन जो है एक्स वाई प्लेन में है और हमारा हम क्या ले रहे हैं, पिन होल्स ले रहे हैं, तो वो हाइपरबोलिक बनेगा बेसिकली। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन में है स्क्रीन। ठीक है, ये सब कुछ बेसिकली कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, उनको हम याद रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन था वो था फ्रिंज की लोकेशन निकालना। आपको आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. अच्छा, 5DSC हम उस टाइम पे व्हाइट लाइट से किया था, व्हाइट लाइट से किया था, ध्यान से सुनना, थॉमस यंग ने। लेकिन अभी आजकल हम जब भी 5DSC परफॉर्म करते हैं तो वो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट से करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? No, sir. मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर, सिंगल कलर। लाल ले रहे हो तो लाल लो, ग्रीन ले रहे हो तो ग्रीन लो। उससे क्या होता है, वेवलेंथ सेम रहती है। क्या हर कलर की वेवलेंथ अलग रहती है? ये पता है हमको? यस सर। Yes, sir. Cool. तो हम सिंगल वेवलेंथ वाला कलर लेते हैं। उससे ये होता है कि उससे जब आप वेवलेंथ अपनी कांस्टेंट रखोगे तो आपकी कैलकुलेशंस बड़ी एक्यूरेट आती है ना, इंटरफेरेंस ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो यही गेम YDSC विद वाइट लाइट के साथ है।
पहले इसके साथ करते थे, अब हमने फिर चेंज करके हमने देखा कि भाई ये S2P माइनस S1P है, पाथ डिफरेंस। सिंस याद करो डेल्टा एक्स क्या लैम्डा पे डिपेंड कर रहा था क्या, एन Yes, लैम्डा, है ना, Yes, फिर sir. लैम्डा Yes, sir. इस पर डिपेंड कर रहा था ना। तो देखो लैम्डा अगर चेंज किया वायलेट के लिए लिया तो कितना आया पाथ डिफरेंस, 190 मीटर सेम केस में, और जब तुमने रेड के लिए लिया तो कितना आया, 350 नैनोमीटर। 190 और 350 डिफरेंस दिख रहा है, Yes, Yes, sir. ठीक sir. है। इसलिए इस पे भी फर्क पड़ेगा कि आप कौन से कलर की लाइट यूज कर रहे हो। इसलिए पहले करते थे व्हाइट, उसके बाद हमने चेंज कर दिया। तो ये थोड़ा एक रीड है, दिस इज जस्ट टू रीड, तो आप इसको रीड कर सकते हो। बेसिकली मैंने लिखा हुआ है क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। इसको इसमें कुछ समझाने का ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, यहां तक हमने किया है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खैर ये तो। देखिए आगे हम ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ से स्टार्ट करेंगे, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक कोई इतना बड़ा नहीं है, इसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस है मेन तो, या आप अगली क्लास में पढ़ोगे, और फिर हम डिफ्रैक्शन भी चालू कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी टाइम हो गया है, तुम लोग 10 बजे के बाद से पढ़ते हो नहीं, तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को आज। अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज हमने YDSC समझ लिया अच्छे से। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, और इसके बाद हम डिफ्रेक्शन चालू कर देंगे। 3-4 लेक्चर का और बचा हुआ है आपका वेव ऑप्टिक्स। 3-4 लेक्चर का वैसे मैं ट्राई करूंगा हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, आपके टेस्ट से पहले हो जाएगा पूरा ही, जो अगले संडे, इस संडे टेस्ट नहीं ना, अगले वाले संडे टेस्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो होमवर्क क्या है भाई, DPP सॉल्व कर देना, काफी सारे क्वेश्चन हो कर पाओगे अब तुम YDSC तक, है ना। DPP शेयर कर दी है मैंने बाय द वे। अरे बात समझ में आ रही है। Yes, Sir. yes, Yes, sir. sir. अब टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक पूरी DPP करके लानी है, ठीक है। और अगली क्लास में तो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता चला है कुछ लोग होमवर्क नहीं करते हैं, कुछ का काफी नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है किसी को? नहीं, No, sir. ओके, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir.